सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मैं और मेरा देश। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि लेखक किस प्रकार से अपने देश यानी कि हमारे देश भारत के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं पाठ के माध्यम। पाठ 12 मैं और मेरा देश। पाठ में प्रवेश करेंगे। इस निबंध के द्वारा लेखक ने पराधीनता की पीड़ा और स्वाधीनता के सुख को व्यक्त करते हुए व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों का सम्यक विवेचन किया है। मतलब पाठ में बताया गया है कि जब हम किसी के गुलाम रहते हैं तो हमें कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है, और जब हम स्वतंत्र हो जाए तो कितना सुख मिलता है, यही बताया है। और हमारे क्या कर्तव्य हैं ये भी बताए गए हैं। राष्ट्र के मान सम्मान और गौरव के साथ ही किसी व्यक्ति का मान सम्मान और गौरव जुड़ा होता है। राष्ट्र के संदर्भ में ही व्यक्ति की सही पहचान होती है कि किसी देश का मान सम्मान किससे जुड़ा होता है, वहां के रहने वाले व्यक्तियों के साथ। तो क्योंकि राष्ट्र में के संदर्भ में हम व्यक्ति को पहचान पाते हैं कि ये उस राष्ट्र का व्यक्ति है, ये उस देश का व्यक्ति है, तभी हमारी पहचान होती है, हमारा सम्मान बढ़ता है कहीं भी। पढ़ेंगे पाठ अब। मैं अपने घर में जन्मा था, पला था, अपने पड़ोस में खेलकर पड़ोसियों की ममता दुलार पा बड़ा हुआ था, अपने नगर में घूम फिरकर वहां के विशाल समाज का संपर्क पा, वहां के संचित ज्ञान भंडार का उपयोग कर उसे अपनी सेवाओं का दान दे, उनकी सेवाओं का सहारा पाकर एक मनुष्य से एक भरा पूरा नगर बनकर मैं खड़ा हुआ था। तो बता रहे देखा कि मैं आराम से मैंने अपने घर में जन्म लिया, पला बड़ा हुआ, पड़ोसियों के साथ खेला, पड़ोसियों की भी मुझे ममता दुलार सब कुछ मिला, और फिर अपने नगर में अच्छे से घूमा, वहां के समाज के संपर्क में आया, जो लोग वहां के जो ज्ञान था भंडार था, जो जो चीजें मुझे सीखनी चाहिए थी, जो जो मुझे अपने लिए पाना था, वो सब मैंने वहां से पाया। और फिर मैं इस काबिल हो गया कि मैं अपनी सेवाएं भी राष्ट्र के लिए समाज के लिए अर्पित कर सका, तो मैंने उसको भी दी। और इस प्रकार ये सारी चीजें जो मुझे मिली, एक तरीके से मुझे पूरा इसने नगर बना दिया, यानी कि मेरे अंदर वो सब कुछ था जो मेरे नगर में था। मैं अपने नगर के लोगों का सम्मान करता था, वे भी मेरा सम्मान करते थे। मुझे बहुतों की अपने लिए जरूरत पड़ती थी, मैं भी बहुतों के जरूरत का उनके लिए जवाब था। इस तरह मैं समझ रहा था कि मैं अब पूरा हो गया हूँ, पूरा फैल गया हूँ, पूरा मनुष्य हो गया। लेखक कह रहा है कि जैसे एक सभ्य मनुष्य होता है कि वो अपने नगर के लोगों का सम्मान करता था, इज्जत करता था, और वैसे ही सम्मान वहां से पाता था। लोगों की वह मदद करता था और लोगों से मदद भी पाता था। ठीक है, मतलब जैसे लोगों को उसकी जरूरत पड़ती वो मदद करता, और जब उसको जरूरत पड़ती लोग मदद करते। इस तरह से वो हर चीज में प्रवीण हो गया था, एक तरीके से पूरा मनुष्य, जो कि मनुष्य के लिए जो आवश्यक चीज थी वो सब उसके अंदर आ गई थी। मैं सोचा करता था कि मेरी मनुष्यता में अब कोई अपूर्णता नहीं रही, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वह सब मेरे पास है, मेरा घर, मेरा पड़ोस, मेरा नगर और मैं। वहां कैसी सुंदर, कैसी संगठित और कैसी पूर्ण है मेरी स्थिति। तो लेखक को लगने लगा था कि अब वो अपने आप में पूर्ण हो गया है, जो कुछ उसे इस जीवन में चाहिए था वो सब कुछ उसे मिल गया है। घर, परिवार, पड़ोस, नगर, सब कुछ, और सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से, सुसंगठित तरीके से। एक दिन आनंद की इस दीवार में एक दरार पड़ गई, और तब मुझे सोचना पड़ा कि अपने घर, अपने पड़ोस, अपने नगर की सीमाओं में ममता, सहारा, ज्ञान और आनंद के उपहार पाकर भी मेरी स्थिति एकदम हीन है, और हीन भी इतनी कि मेरा कहीं भी कोई अपमान कर सकता है, एक मामूली अपराधी की तरह, और मुझे यह अधिकार नहीं है कि मैं उस अपमान का बदला लेना तो दूर रहा, उसके लिए कहीं अपील या दया प्रार्थना ही कर सकूं। क्या कोई भूकंप आया था जिससे दीवार में दरार पड़ गई? तो वो कह रहा कि मैं बहुत आनंद से मजे से रह रहा था, लेकिन एक दिन से जो मेरी आनंद रूपी दीवार थी उसमें दरार आ गई, मतलब कुछ मुझे परेशानी हुई, और कि मुझे सोचना पड़ गया कि मैं अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने नगर की सीमाओं में रहता हूँ, मुझे ममता भी मिलती है, सहारा भी मिलता है, और आनंद सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी मेरी स्थिति ऐसे क्यों हो गई, मैं अपमान क्यों महसूस कर रहा हूँ, और एक अपराधी की तरह ही, कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इस अपमान का बदला ले भी पाऊंगा या नहीं, और कैसे लूंगा। ठीक है, और कैसे लूं, किससे दया मांगू, किससे प्रार्थना करूं जिससे मुझे ये सब कुछ वापस मिल जाए। तो अब यहाँ पर प्रश्न है कि दरार कैसे आई दीवार में, क्या भूकंप आया? बड़े महत्व का प्रश्न है। इस अर्थ में भी यह बात को खिलने का, आगे बढ़ने का अवसर देता है, इस अर्थ में भी कि ठीक समय पर पूछा गया ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में एक अपूर्व आनंद आता है। तो यह उत्तर है आपके प्रश्न का। मतलब अगर हम इस प्रश्न के बारे में पूछे, अगर कोई हमारी बात सुन रहा होगा कि भूकंप भाई कैसे आ गया, कट कि दीवार में दरार कैसे पड़ गई, भूकंप आ गया, तो ये सही समय पर प्रश्न पूछा गया, और इसका उत्तर ये है।
जी हाँ, भूकंप आया था जिससे दीवार में ये दरार पड़ गई और लीजिए आपको नया प्रश्न न पूछना पड़े। इसीलिए मैं अपनी ओर से ही कह देता हूँ कि यह दीवार थी मानसिक विचारों की, मानसिक विश्वासों की। इसलिए भूकंप भी किसी प्रांत या प्रदेश में नहीं उठा, मेरे मानस में ही उठा। मानस में भूकंप उठा था। लेखक क्या जवाब दे रहा है कि हाँ भूकंप आया था और दीवार हिल गई थी, दीवार में दरार आ गए थे। तो यहाँ पर भी लगेगा कि दीवार की बात तो हो ही नहीं रही। तो मैं यहाँ पर लेखक और स्पष्ट करना चाहता है कि मानसिक विचारों की जो मेरी दीवार थी, विश्वासों की जो दीवार थी, उसमें भूकंप आया था और उसके कारण वो हिल उठे। और ये भूकंप भी उनके मन में ही उठने वाला भूकंप था। हाँ जी, मानस में भूकंप यानी कि मानसिक रूप से भूकंप आया था। और भूकंप में कहीं कोई धरती थोड़ी ही हिले थी, आकाश थोड़े ही कांपा था। एक तेजस्वी पुरुष का अनुभव ही वह भूकंप था जिसने मुझे हिला दिया। कि ना धरती कांपी ना आकाश हिला, बस मेरे अंदर ही, जो मैं अपने आप को पूर्ण मनुष्य मान रहा था, वो मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिसने मुझे हिला दिया। लेखक क्या कह रहा है कि जो मानस का भूकंप था कोई ऐसे ही नहीं आया था, उसमें धरती नहीं ना हिली ना आकाश कांपा। केवल एक पुरुष मुझे ऐसा मिला जो कि तेज से परिपूर्ण था और उसने मुझे हिला दिया। मुझे उसके साथ मिलकर ऐसा अनुभव हो कि मैं हिल गया। जो मैं अपने आप को पूर्ण समझ रहा था वास्तव में मैं पूर्ण था ही नहीं। वे तेजस्वी पुरुष थे स्वर्गीय पंजाब के श्री लाला लाजपत राय। अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त से गौरव के दीपक जलाए और जो घोर अंधकार और भयंकर बवंडर के झकझोरों में जीवन भर खेल उन दीपकों को बुझने से बचाते ही रहे, उन्हीं में से एक थे हमारे लाला जी। उनकी कलम और वाणी दोनों तेजस्विता की ऐसी किरणें थी कि वे फूटी तो अपने मुग्ध हो जाते और पराये भोचक के। तो कह रहे कि बहुत महान थे पंजाब केसरी का जिनको नाम मिला था लाला लाजपत राय। उन्होंने पराधीनता के दिनों में, मतलब जब हम गुलाम थे, जिन जिन लोगों ने अपना रक्त दिया हमारे देश के गौरव को बढ़ाने के लिए, अपने देश के गौरव को बचाए रखने के लिए, जिन्होंने दीपक जलाए अपने रक्त के द्वारा, और बड़े से बड़े अंधकार में और जो भयंकर जो बवंडर उठ रहे थे उस समय, जो परेशानी आ रही थी, उनको खत्म किया। ऐसे ही थे हमारे देश के गौरव के लिए जो दीपक जलाए गए थे, जो खून के रक्त से इन्होंने जलाए थे, उनको बुझने से भी इन्होंने आजीवन बचाया। मतलब हमेशा हमारे देश को के गौरव को इन्होंने कायम रखा। और दोनों ही अच्छी थी, इनकी वाणी भी अच्छी थी और जो ये लिखते थे वो भी बहुत अच्छा होता था, यानी कि तेज से भरा होता था। कि जो उसमें से जो लिखे हुए में से, इनके बोले उनमें से जो किरणें निकलती थी, उससे अपनों को तो ये वश में कर लेते थे और पराये लोगों को हैरान कर देते थे। वे उन्हीं दिनों सारे सारे संसार में घूमे थे। उनके व्यक्तित्व के गठन में उनके परिवार, उनके पास पड़ोस और उनके नगर में ने अपने सर्वोत्तम रत्नों की जोत उन्हें भेंट दी थी। अजी क्या बात थी उनके व्यक्तित्व की, क्या देखने में क्या सुनने में, वे एक अपूर्व मनुष्य थे। तो क्यों वो कह रहे कि उन्हें ये सब कुछ उनके घर से, परिवार से, पास पड़ोस और नगर से मिला था। मतलब ऐसा था कि उनके अंदर सर्वोत्तम, उनको हम रत्न मान सकते हैं कि ऐसा उनका व्यक्तित्व था कि वो अलग ही थे, सुनने में भी देखने में भी बिल्कुल उनका किसी से कट हम उनकी किसी से बराबरी नहीं कर सकते। कौन था भला ऐसा जिस पर वे मिलते ही छाने जाते। संसार के देशों में घूमकर वे अपने देश में लौटे तो उन्होंने अपना सारा अनुभव एक ही वाक्य में भरकर बिखेर दिया। मतलब ऐसा शायद कोई व्यक्ति रहा हो जो उनसे मिला हो और उनसे प्रभावित ना हुआ हो। जब वो विभिन्न देशों में घूमकर वापस आए तो उन्होंने एक वाक्य में ही अपना सारा अनुभव बता दिया। अनुभव ही तो वह भूकंप था जिसने मेरी पूर्णता की ठसक को अपूर्णता की कसक में बदल दिया। उनका यह अनुभव था। मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया और संसार के दूसरे देशों में भी घूमा, पर जहां भी मैं गया भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलम मेरे माथे पर लगा रहा। मतलब ये ऐसी चीज थी जिसके कारण ही लेखक का दिमाग हिल गया था। जो वो अपने आप को पूर्ण समझ रहा था, वो उसकी पूर्णता अपूर्णता में बदल गए थे। वो उन्होंने एक वाक्य में अपना पूरा अनुभव सुनाया था। वो कहते हैं कि मैं सब देशों में घूमा, लेकिन जहां पर भी गया जो भारतवर्ष जो गुलाम है, भारतवर्ष की जो गुलामी है, उसका कलंक उनके माथे पर लगा रहा। क्या सचमुच यह अनुभव एक मानसिक भूकंप नहीं है जो मनुष्य को झकझोर कर कहे कि मनुष्य के पास संसार की के ही नहीं, यदि स्वर्ग के भी सब उपहार और साधन हो, पर उसका देश गुलाम हो या किसी भी दूसरे के रूप में हीन हो, तो वे सारे उपहार और साधन उसे गौरव नहीं दे सकते। तो क्या कह रहा है कि लेकर क्या ये है नहीं ऐसा अनुभव जो हमें अंदर तक हिला देगा कि हम अपने आप को पूर्ण मानते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, और अगर हमारे सामने स्वर्ग के समान सारी सुख सुविधाएं भी आ जाए तब भी हम पूर्ण नहीं हो सकते जब तक कि हमारा देश गुलाम है।
हम अपने आप को दूसरों से नीचा समझ रहे, मतलब हम दूसरों से नीचे हो तो फिर हमें कोई भी चीज सुख नहीं दे सकती, हम गौरव का अनुभव नहीं कर सकते। इस अनुभव की छाया में मैं सोचता हूँ कि मेरा यह कर्तव्य है कि मुझे निजी रूप में सारे संसार का राज्य भी क्यों ना मिलता हो, मैं कोई ऐसा काम न करूं जिससे मेरे देश की स्वतंत्रता को, दूसरे शब्दों में उसके सम्मान को धक्का पहुंचे, उसकी किसी भी प्रकार की शक्ति में कमी आए। साथ ही उसके नागरिक के रूप में भी मेरा यह अधिकार भी है कि अपने देश के सम्मान का पूरा पूरा भाग मुझे मिले और उसकी शक्तियों से अपने सम्मान की रक्षा का मुझे जहां भी मैं हूं भरोसा रहे। तो वो कह रहे हैं कि जब से मुझे अनुभव मिला है तो मैंने ये सोचना शुरू कर दिया है कि मुझे चाहे सारे संसार के सारे राज्य, सारी सुख सुविधाएं मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कुछ ना करूं या मुझे कुछ ऐसा ना करना पड़े कि जिससे मेरे देश की स्वतंत्रता को धक्का लगे या फिर हमारे देश का जो सम्मान है वो कम हो, हमारे देश की शक्ति में कमी आए। तो ये अधिकार भी है कि जो मेरे देश का सम्मान है वो मेरा है, और जो देश की सुविधाएं है, सुख के साधन है, मैं उन सबका उपयोग करता हूँ, मेरा हक है, अधिकार है। तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मुझे अपने देश की सम्मान की रक्षा करनी है। अजी भला एक आदमी अपने इतने बड़े देश के लिए क्या ही कर सकता है, फिर कोई बड़ा वैज्ञानिक हो तो वह अपने आविष्कारों से ही देश को कुछ बल दे, या फिर कोई बहुत बड़ी धनपति हो तो वह अपने धन का भामाशाह की तरह समय पर त्याग कर ही देश के काम आ सकता है। पर हर एक आदमी न तो ऐसा वैज्ञानिक हो सकता है और न ही धनिक ही। फिर जो बेचारा अपनी ही दाल रोटी की फिक्र में लगा हो तो वह अपने देश के लिए चाहते हुए भी क्या कर सकता है। तो मतलब कई बार लोग ये सोचने लगते हैं कि हम कोई बहुत बड़े आदमी तो नहीं है, कोई वैज्ञानिक तो नहीं है कि अपने आविष्कारों से देश को लाभ पहुंचाए, अपनी धन संपत्ति के द्वारा देश को लाभ पहुंचाए। क्योंकि जो आम इंसान है वो तो हमेशा अपनी दाल रोटी की चिंता में ही लगा रहता है, तो फिर वो क्या ही करेगा देश के लिए, ये सवाल आता है। आपका प्रश्न विचारों को उत्तेजना देता है, मतलब विचारों को बढ़ावा देता है कि भाई क्या कर सकता है। इसमें संदेह नहीं कि मतलब सच भी कह रहे हैं, ये बात कोई संदेह नहीं है, पर इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इसमें जीवन शास्त्र का घोर अज्ञान भरा हुआ है। अरे भाई, जीवन कोई अपने मुन्ने की गुड़िया थोड़ी ही है कि आप कह सके कि बस यह है, इतना ही है। यह तो एक विशाल समुद्र का तट है जिस पर हर एक अपने लिए स्थान पा सकता है। लो एक बात और बताता हूं आपको, मतलब ये कि ये कोई मतलब अगर हम इस पर संदेह करते तो संदेह, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचे तो कोई संदेह की बात नहीं है। ये देश है अपना, ये संसार है जिसमें हम जी रहे हैं कि गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि हम कह दें कि हाँ ये नहीं हम कर सकते तो हम माने नहीं। संसार बहुत बड़ा है, हमारा देश बहुत बड़ा है, विशाल समुद्र के समान है, और हम उसके किनारे पर रहने वाले व्यक्ति है। हर किसी के लिए यहाँ पर स्थान है, हम भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जीवन को दर्शन शास्त्रियों ने बहुमुखी बताया है, उसकी अनेक धाराएं सुना नहीं आपने कि जीवन एक युद्ध है, और युद्ध में लड़ना ही तो कोई एक काम नहीं होता। लड़ने वालों को रसद न पहुंचे तो वह कैसे लड़े। किसान ठीक खेती ना उपजाए तो रसद पहुंचाने वाले क्या कर ले। और लोग जो जाने दो बड़ी बड़ी बातें, युद्ध में जय बोलने वालों का भी तो महत्व है, जय बोलने वालों का। मतलब यहाँ पर एक तरीके से लेखक हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा दर्शन शास्त्रियों ने भी कहा है कि जीवन बहुत बड़ा है, बहुमुखी है, यानी कि हम बहुत तरीके से देश की मदद कर सकते हैं। हम अगर हम डायरेक्ट युद्ध में भाग नहीं ले सकते तो जो युद्ध में जो लड़ रहा है उसके लिए हम कुछ तो कर सकते हैं, उसको खाना पानी तो पहुंचा ही सकते हैं, ठीक है। तो या फिर हम उनकी जय जयकार कर सकते हैं, तो ये भी एक योगदान ही होगा हमारा उनके लिए। हाँ जी, युद्ध में जय बोलने वालों का भी बहुत महत्व है। कभी मैच देखने का तो अवसर मिला ही होगा आपको, देखा नहीं आपने कि दर्शकों की तालियों से खिलाड़ियों के पैरों में बिजली सी लग जाती है और गिरते खिलाड़ी उभर जाते हैं। कभी सम्मेलनों और मुशायरों की सारी सफलता दाद देने वालों पर ही निर्भर करती है। इसीलिए मैं अपने देश का कितना भी साधारण नागरिक क्यों ना हो, अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, यह कहावत मैं अपने अनुभव के आधार पर ही आपसे कह रहा हूँ कि 100% झूठ है। मतलब तो ये कह रहे हैं कि लेखक समझाने का प्रयास कर कि देश का अगर एक एक नागरिक है ना, उसका भी महत्व है। जैसे मैच अगर आपने कभी देखा होगा कि जैसे ही खिलाड़ियों की प्रशंसा की जाने लगती है, दर्शक तालियां बजाने लगते तो खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ने लगता है। कई बार वो हारते हुए भी जीत जाते हैं, उनके कोई गिर भी जाते तो उसके पैरों में शक्ति आ जाती है। कभी सम्मेलन हो, मुशायरा हो, लोग जब उत्साह बढ़ाते हैं तो तभी ये चीजें सफल होती है। जो कवि लोग हैं इनका भी उत्साह तभी बढ़ता है। इसीलिए
कोई कितना भी साधारण क्यों ना हो, वो अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है, अपने देश के सम्मान की रक्षा कर सकता है। और अगर हम ये कहावत के बारे में सोचे, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है, तो ये यहाँ पर ये कहावत गलत ही है। लेकिन कह रहा है कि ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने अनुभव पर वो कह सकता है कि ये कहावत गलत है। इतिहास साक्षी है, बहुत बार अकेले चने ने ही भाड़ फोड़ा है, और ऐसा फोड़ा है कि भाड़ खील खील ही नहीं हो गया, उसका निशान तक ऐसा छूमंतर हुआ कि कोई यह भी नहीं जान पाया कि बेचारा आखिर था का। कि मतलब बहुत बार ये वाली कहावत गलत सिद्ध हुई है कि अकेला चना भाड़ क्या नहीं फोड़ सकता, बहुत कुछ फोड़ सकता है, और इतना अच्छे से फोड़ सकता है कि उसका चने का अता पता भी, कि जो भाड़ है उसका अता पता भी नहीं है, पता चले कि वो कहाँ चला गया। मैं जानता हूं इतिहास की गहराइयों में उतरने का समय नहीं है, पर दो छोटी कहानियां तो सुन ही सकते हैं आप। और कहानियों भी न प्रेमचंद की, न अतोन चेखव की, दो युवकों की जीवन की दो घटनाएं, पर उन दो घटनाओं में वह गांठ इतनी साफ है जो नागरिकों और देश के को एक साथ बांधती है कि आप बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर भी उसे इतनी साफ नहीं देख सकते। तो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास ना तो इतिहास की गहराइयों में ज्यादा जाने का समय है, ना ही आपके पास है, लेकिन हम दो कहानी सुन सकते हैं। लेकिन ये कहानियां ना तो प्रेमचंद की है और न ही हमारे जो बाहर के लेखक है अतोन चेखव जो कि प्रसिद्ध है उनकी है। फिर भी ये ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी दो कहानियां हैं जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा देश का और नागरिक का महत्व। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले, और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो वहां भी उन्होंने फलों की खोज की, पर वे न पा सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। तो कहानी शुरू होती है स्वामी रामतीर्थ के साथ। संत हैं, जापान की यात्रा पर जाते हैं, रेल की यात्रा कर रहे होते हैं। उस दिन उनको फल ही खाने थे और उन्हें रेल में फल नहीं मिलते, स्टेशन पर उतरते वहां पर भी फल नहीं दिखते। तो वो कह देते हैं शायद जापान में फल ही ना मिलते हो, अच्छे फल ना मिलते हो। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, वह अपनी पत्नी को रेल में बिठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए, सुनते ही वह अपनी बात बीच में छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी में ताजे फल लाया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताजे फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा ये कोई फल बेचने वाला है और उनके दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वह यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो वहां पर जब रामतीर्थ जी ने ये कहा था तो एक जापानी युवक जो कि अपनी पत्नी को रेल में बैठाने के लिए आया था, उनकी बात सुन रहा था। वह भागता है, अपनी बातें जो कर रहा था पत्नी के साथ वो करना छोड़ देता है। एक टोकरी में ताजे फल लेकर आता है, स्वामी रामतीर्थ को दे देता है और कहता है कि आपको फलों की जरूरत है। स्वामी रामतीर्थ समझते हैं कि कोई फल बेचने वाला है, वो पैसे देना चाहते हैं लेकिन वो पैसे नहीं लेता। बार बार आग्रह करने पर केवल इतना ही कहता है कि आप जब अपने देश में जाएंगे तो ये मत कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान आप दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगा सकेंगे। एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन में सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने को लाया। तो कि इस बात का अनुमान हम तभी लगा पाएंगे कि क्या देश का गौरव होता है, क्या उसका सम्मान होता है, जब हम दूसरी कहानी सुन लेंगे। एक व्यक्ति जापान में शिक्षा के लिए आता है, वो पुस्तकालय से कोई पुस्तक लेता है पढ़ने के लिए। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे, जो मतलब दुर्लभ, जो आसानी से ना प्राप्त हो, वो वाले चित्र थे। ये चित्र युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दिया। पुस्तक में से वो चित्रों को निकाल लेता है, फाड़ लेता है, पुस्तक वापस कर देता है। पुस्तकालय में किसी जापानी विद्यार्थी ने यह देख लिया और पुस्तकालय को उसकी सूचना दी। तो कोई जापानी बच्चा इस चीज को देख लेता है, वो पुस्तकालय में ये बात बता देता है। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद कर लिए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया। वो उसके घर की तलाशी लेते हैं, पुलिस वाले चित्र प्राप्त करते हैं, उसे विद्यार्थी को जापान में पढ़ने नहीं दिया जाता, बाहर निकाल दिया जाता है। मामला यहीं तक तो रहता, कोई बात नहीं थी, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। पर मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का जिसका वह विद्यार्थी का कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। कि मामला यहीं पर खत्म हो जाता कि उस बच्चे को दंड दे दिया गया था, देश से निकाला दे दिया गया था, लेकिन नहीं, बात यहाँ नहीं रुकी। पुस्तकालय के बाहर बोर्ड लगा दिया गया कि उस देश के नाम का बोर्ड लगा जिस देश का वो बच्चा था, कि इस देश के विद्यार्थी इस पुस्तकालय में नहीं आ सकते।
मतलब साफ है, एकदम साफ, कि जहां एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं एक युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। तो मतलब ये दो घटनाएं हमें बताती हैं कि एक युवक तो अपने देश को सम्मान दिलवा रहा है, और दूसरा जो युवक है, जो बच्चा है, विद्यार्थी, अपने देश के माथे पर कलंक का टीका लगा रहा है, और काफी सालों तक उसके कारण देश को शर्मिंदा होना पड़ा। इन घटनाओं से क्या यह स्पष्ट नहीं है कि हर एक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है, और देश की हीनता और गौरव का ही फल उसे नहीं मिलता, उसकी हीनता गौरव का फल भी उसके देश को मिलता है। मैं अपने देश का एक नागरिक हूं और मानता हूं कि मैं ही अपना देश हूं। तो लेकर कह रहा है कि ये दो घटनाएं में क्या बताती है कि जो व्यक्ति करता है उसका फल, जो व्यक्ति करता है उसका प्रभाव देश पर भी पड़ता है। यानी कि व्यक्ति के किए गए अच्छे कार्यों और बुरे कार्यों से उसका देश भी प्रभावित होता है। जिस प्रकार से देश की चीजों का प्रभाव नागरिक पर पड़ता है, अगर देश गरीब है तो नागरिक गरीब होंगे, मतलब सब ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसीलिए लेखक कह रहा है वो अपने आप को नागरिक नहीं समझता, अपने आप को पूर्ण देश मानता है। जैसे मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान देता हूँ, वैसे ही मैं अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए भी छोटी छोटी बात पर ध्यान दूं, यह मेरा कर्तव्य है। और जैसे मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाता हूं, वैसे ही देश के सम्मान और साधनों से ही सहारा पाऊं, यह मेरा अधिकार है। तो लेकर कहता है कि जैसे मैं अपने फायदे के लिए, अपने सम्मान के लिए एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखता हूं, तो ऐसे में अपने देश के सम्मान के लिए, देश के लाभ के लिए भी छोटी छोटी बात का ध्यान रखना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। और जैसे मुझे अपने सम्मान से, साधनों से सहारा मिलता है, ऐसे ही मेरा अधिकार है कि मैं देश के सम्मान और साधनों से सहारा लूं। बात यह है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीजें तो है ही नहीं। मैंने जो कुछ जीवन में अध्ययन और अनुभव से सीखा है वह यही है कि महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है, उस कार्य के करने की भावना में है। तो लेखक कह रहा है कि यानी कि इसका मतलब यही निकलता है कि देश और अपने आप को अलग नहीं समझना चाहिए। जो भी लेखक ने अभी तक अध्ययन किया है, स्टडी की इस मामले में, अनुभव प्राप्त किया, उससे यही पता चलता है कि किसी कार्य का महत्व उसके बड़ा बड़ा मतलब वो कार्य उससे नहीं है, उस कार्य का महत्व, बल्कि भावना, किस भावना से हम उस कार्य को कर रहे हैं, इस बात में महत्व। बड़े से बड़ा कार्य हीन है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटे से छोटा कार्य भी महान है यदि उसके पीछे अच्छी भावना है। बड़ा कार्य छोटा हो जाता है अगर उसके पीछे गलत भावना छुपी है, और छोटा कार्य बड़ा महान बन जाता है अगर उसके पीछे अच्छी भावना है। महान कमाल पाशा उन दिनों अपने देश तुर्की के राष्ट्रपति थे। राजधानी में उनकी वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाई गई। देश के लोगों ने उस दिन लाखों रुपए के उपहार उन्हें भेंट किए। वर्षगांठ का उत्सव समाप्त कर जब वे अपने भवन में ऊपर चले गए तो एक देहाती बूढ़ा उन्हें वर्षगांठ का उपहार भेंट करने आया। तो कहानी, यहाँ पर एक और कहानी बता रहे हैं लेखक, तुर्की के राष्ट्रपति कमाल पाशा की, और बहुत धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जाता है उनकी राजधानी में, और लाखों के उपहार लोगों के द्वारा उनको दिए जाते हैं। और जब वह अपने भवन में पहुंचते हैं उत्सव के समाप्ति के बाद, तो एक देहाती यानी कि गांव का बूढ़ा उनके पास आता है जो कि उनके लिए जन्मदिन का उपहार लाया था। सेक्रेटरी ने कहा अब तो समय बीत गया है। बूढ़े ने कहा मैं 30 मील से पैदल चलकर आ रहा हूं, इसलिए मुझे देर हो गई। राष्ट्रपति तक उसकी सूचना भेजी गई। कमाल पाशा विश्राम के वस्त्र बदल चुके थे, वे उन्हीं कपड़ों में नीचे चले आए और उन्होंने आदि के आदर, यहाँ पर आदि नहीं आदर आएगा, आदर के साथ बूढ़े किसान का उपहार स्वीकार किया। यह उपहार मिट्टी की छोटी सी हंडिया में पाव भर शहद था जिसे बूढ़ा स्वयं तोड़कर लाया था। कमाल पाशा ने हंडिया को स्वयं खोला और उसमें से 2 उंगलियां भरकर चाटने के बाद तीसरी उंगली शहद से भरकर बूढ़े के मुंह में दे दी। बूढ़ा निहाल हो गया। तो जब सेक्रेटरी कहते हैं कि अब तो उनका सोने का समय हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है, तो वो बताता है बूढ़ा व्यक्ति कि मैं 30 मील से आया हूँ पैदल चलकर, इसीलिए देरी हो गई। फिर सूचना जाती है कमाल पाशा के पास। वो सोने के लिए कपड़े बदल चुके होते हैं, लेकिन उन्हीं कपड़ों में उस देहाती बूढ़े से मिलने आते। किसान व्यक्ति था वो, और उनके लिए उपहार में एक छोटी सी हंडिया में पाव भर के करीब 250 ग्राम के करीब शहद लेकर आया था, और वो बताते हैं ये उसने खुद तोड़ा है। तो कमाल पाशा उस हंडिया को, हंडिया यानी कि मटकी छोटी सी, उसको खुद खोलते अपने हाथ से, 2 उंगलियां खुद चाटते, एक उंगली बूढ़े को खिलाते हैं, बूढ़े किसान को, और बूढ़ा इससे बहुत खुश हो जाता है, उन पर निहाल हो जाता है। सब कुछ न्यौछावर उन पर करने के लिए तैयार हो जाता है। राष्ट्रपति ने कहा दादा आज सर्वोत्तम उपहार तुमने ही मुझे भेंट किया, क्योंकि इसमें तुम्हारे हृदय का शुद्ध प्यार है। उन्होंने आदेश दिया कि राष्ट्रपति की शाही कार में शाही सम्मान के साथ उनके दादा को गांव तक पहुंचाया जाए। क्या वह शहद बहुत कीमती था? क्या उसमें मोती हीरे मिले हुए थे? ना,
उस शहद के पीछे उसके लाने वाले की भावना थी, जिसने उसे 100 लालों का एक लाल बना दिया था। तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति कहते हैं उस व्यक्ति से कि तुमने सबसे अच्छा उपहार दिया आज का मुझे, और क्योंकि उसके अंदर तुम्हारे हृदय का जो एकदम शुद्ध प्यार है, प्योर वाला जो प्यार है वो है। और वो कहते हैं, अपने आदेश देते हैं अपने सेक्रेटरी को, कमाल पाशा अपने सेक्रेटरी को आदेश देते हैं कि कुछ शाही कार में भेजा जाए इनके गांव वापस। कि तो अगर हम सोचे कि क्या शायद की बहुत ज्यादा कीमत थी, वो बहुमूल्य था, नहीं, ये उसमें हीरे मोती मिलाए गए थे, नहीं, उसके पीछे की जो भावना थी, शहद लाने के पीछे की जो भावना थी, जो प्यार था, उसी से वो किसान इतना 100 लालों का लाल बन गया, मतलब उसका सबका प्रेमी बन गया था। हमारे देश में भी एक ऐसी ही घटना घटी थी। एक किसान ने रंगीन सुतलियों से एक खाट बुनी और उसे रेल में रखकर वह दिल्ली लाया। दिल्ली स्टेशन से उस खाट को अपने कंधे पर रख वह भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कोठी पर पहुंचा। पंडित जी कोठी से बाहर आए तो वह खाट उसने उन्हें दी। पंडित जी को देखकर वह इतना भावमुग्ध हो गया कि कुछ कह ही नहीं सका। पंडित जी ने पूछा, क्या चाहते हो तुम? तो ऐसे ही एक घटना हमारे देश की भी है। एक किसान रंग बिरंगी सुतलियों से बुनकर खाट लाता है, रेल में रखकर प्रधानमंत्री जी के आवास तक पहुंचता है। प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू, और बाहर जब पंडित जी बाहर निकलते हैं उनको वह खाट भेंट करता है, और इतना ज्यादा वो भावों से भर जाता है कि कुछ कह ही नहीं पा रहा था। पंडित जी खुद पूछते हैं, क्या चाहते हो तुम? उसने कहा, यही कि आप इसे स्वीकार करें। प्रधानमंत्री ने उसका ये उपहार प्यार से स्वीकार किया और अपना फोटो दस्तखत करके उसे स्वयं भी उपहार में दिया। जिस दस्तखती फोटो के लिए बड़े बड़े लोग विद्वान और धनी तरसते हैं, वह क्या इस मामूली खाट के बदले में दिया गया था? वह तो खाट वाले की भावना का ही सम्मान था। तो वो कहता है कि स्वीकार करो। बहुत प्यार से पंडित जी स्वीकार करते हैं, अपना एक फोटो देते हैं हस्ताक्षर करके, और जिसके लिए बड़े बड़े लोग तरसा करते थे उस समय, विद्वान लोग, धनी लोग, और वो उस बूढ़े को उनके द्वारा दिया जाता है, उस बूढ़े किसान को उनके द्वारा दिया जाता है। और तो अगर हम समझे, क्या ये खाट का बदले में दिया गया उसका मूल्य था? नहीं, ये तो उस खाट लाने वाले की भावना का सम्मान था। क्यों जी? हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारा काम देश के अनुकूल है या नहीं? अब अगला प्रश्न, कि हम कैसे जाने कि हम जो काम कर रहे हैं वो देश के अनुकूल है या नहीं, हम देश के लिए कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? वाह, क्या सवाल पूछा! लेखक कह रहे, खुद ही कह रहे कि क्या सवाल पूछा, बढ़िया। आपने सवाल किया, बातचीत में आपने तो एक ऐसे कीमती मोती ही जड़ दिया। यहाँ पर उसके उत्तर में सिर्फ हाँ या ना से काम न चलेगा, मुझे थोड़ा विवरण देना पड़ेगा। तो कह रहे बहुत अच्छा उपयुक्त सवाल पूछा, ऐसा लग रहा है कि बातों में हमारे मोती जड़ गया है, और हाँ या ना में इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ। हम अपने कार्यों को देश के अनुकूल होने की कसौटी पर कसकर चलने की आदत डालें। यह बहुत उचित है, बहुत सुंदर है, पर हम इसमें तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि हम अपने देश की भीतरी दशा को ठीक ठीक न समझ ले और उसे हमेशा अपने सामने न रखें। कि अगर हम बार बार कोशिश करते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो देश के अनुकूल है या नहीं, तो हम ये सही कर रहे होते हैं, लेकिन पहले हमें तभी सफलता मिलेगी, पहले हम अपने देश की दशा को जाने कि हमारा देश कैसा है, क्या है, सब कुछ अपनी हर बात को अपने सामने रखें। हमारे देश को दो बातों की सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरत है, एक शक्ति बोध और दूसरा सौंदर्य बोध। बस हम ये समझ ले कि हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो देश में कमजोरी की भावना को बल दे या कुरुचि की भावना को। जरा अपनी बात को और स्पष्ट कर दीजिए, यह आपकी राय है और मैं इससे बहुत ही खुश हूं कि आप मुझसे यह स्पष्टता मांग रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा दो बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है देश के लिए, शक्ति बोध और सौंदर्य बोध। मतलब कि हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे हमारे देश कमजोर होता जाए, कमजोरी उत्पन्न करे हमारे काम से देश में, और कुरुचि की भावना है, मतलब गलत रुचियां उत्पन्न हो। तो और ज्यादा स्पष्ट करके बता रहे हैं लेखक अपनी बात को, क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपाल और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा, वह नहीं हो रहा, यह गड़बड़ है, वह परेशानी है? साथ ही क्या इन स्थानों में या इसी तरह के दूसरे स्थानों में आप कभी अपने देश के साथ दूसरे देशों की तुलना करते हैं और इस तुलना में अपने देश को हीन और दूसरे देशों को सिद्ध करते हैं? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं लेकर कि अगर हम कहीं पर भी जा रहे हैं, चाहे बस हो, क्लब हो, चौपाल हो, रेल हो, कहीं पर भी, और हम अपने देश के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वो भी गलत चर्चा कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये ठीक से नहीं हो रहा, ये गड़बड़ है, ये परेशानी है, और साथ ही साथ अपने देश की तुलना भी कर रहे होते हैं दूसरे देशों के साथ और अपने देश को छोटा दिखा रहे होते हैं दूसरे देशों से। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो आप अपने देश की
शक्ति बोध को भयंकर चोट पहुंचा रहे हैं और अपने हाथों देश के सामूहिक मानसिक बल का हास हो रहा है। मतलब कि हम अपने देश की को दूसरों के सामने कम सिद्ध कर रहे हैं, उसकी शक्ति को हम कम करते जा रहे हैं, खुद ही अपने हाथों से सामूहिक तौर पर और मानसिक तौर पर उसका उसमें कमी कर रहे हैं, उसके बल में। सुनी है आपने शल्य की बात, वह महाबली कर्ण का सारथी। तो यहाँ पर एक शल्य का उदाहरण दे रहे हैं। जो महाबली कर्ण, आपने कर्ण का नाम सुना होगा, महाभारत में थे, उनका सारथी था ये। जब भी कर्ण अपने पक्ष की विजय की घोषणा करता, हुंकार भरता, वह अर्जुन की अजयता का हल्का सा उल्लेख कर देता। बार बार इस उल्लेख ने कर्ण के सघन आत्मविश्वास में संदेह की तरह डाल दी, जो उसके भावी पराजय का नींव रखने में सफल हो गया। कि क्या करता था, जब भी वो विजय का घोष करता, अपने पक्ष को बल देने का प्रयास करता कि हमारी ही विजय होगी, हमारी सेना बड़ी है, बढ़िया है, तो वह जो शल्य था वो क्या करता, अर्जुन के बारे में बताना शुरू कर देता, उसकी बढ़ाई करना शुरू कर देता कि वो तो अजय है, उसको कोई नहीं जीत सकता, और बार बार ऐसा ही करता था। जिसके कारण जो कर्ण के अंदर बहुत बड़ा वाला जो आत्मविश्वास था, जो उसका इरादा मजबूत था, उसमें तरेड़ आ गई, दरार आ गई, और फिर आगे चलकर उसकी पराजय हुई। इसी तरीके से अगर हम अपने देश की बुराइयां करते हैं तो ये हमारे देश के लिए भी गलत होता है, हमारे देश की शक्ति कम होने लगती है, जिसकी कर्ण की होने लगी थी। अच्छा, आप इस तरह की चर्चा कभी नहीं करते, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं, अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? अब लेखक कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि ऐसी चर्चा नहीं करते तो होंगे, तो उनके लिए एक दूसरा प्रश्न भी है, क्योंकि शक्ति बोध की यहाँ पर बात हो गई, अब सौंदर्य बोध रह गया कि हम जब भी कहीं जा रहे होते हैं, केला खाकर छिलका रास्ते में फेंक देते हैं, अपना कूड़ा घर के बाहर फेंक देते हैं, मुंह में गंदे शब्दों से गंदे भाव प्रकट करते हैं, इधर की उधर तथा उधर की इधर लगाते हैं, अपना घर दफ्तर गली गंदा रखते हैं, होटल धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसे स्थानों में जीनों में कोनों में पीक थूकते हैं, उत्सवों मेलों रेल और खेलों में ठेलम मठेल करते हैं, निमंत्रित होने पर समय से लेट पहुंचते हैं या वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते। और इसी तरह किसी भी रूप में क्या सुरुचि और सौंदर्य को आपके किसी काम से ठेस मिलती है? कि मतलब अगर आप ये सब भी करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, सार्वजनिक स्थानों को गंदा करते हैं, किसी को आपने समय दिया उससे समय पर नहीं मिलते, ठीक है, और कुछ कहीं पर भी मतलब सार्वजनिक स्थान है वहां पर कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं, जीनों में गए, कहीं पर गए, कोने में सड़क पर थूक दिया करते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं, सुरुचि और सौंदर्य को ठेस पहुंचा रहे होते, चोट पहुंचा रहे होते देश के। यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आपके द्वारा देश के सौंदर्य बोध को भयंकर आघात लग रहा है और आपके द्वारा देश की संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। मतलब अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने देश की सुंदरता को खुद समाप्त कर रहे हैं और संस्कृति को भी धक्का, मतलब संस्कृति पर भी प्रहार कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं देश के साथ। क्या कोई ऐसी कसौटी भी बनाइए जिससे देश के नागरिकों को आधार बनाकर देश की उच्चता और हीनता को हम तोल सकें? लीजिए चलते हैं, आपके इस प्रश्न का भी उत्तर दे ही दूं, इस उच्चता और हीनता की कसौटी का चुनाव। कि मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है लेखक से, क्या ऐसा कोई पैमाना है जिससे कि हम देश के नागरिकों को आधार बनाएं और उनकी उच्चता की, वो कितने उनके विचार उच्च हैं या फिर नीचे हैं, ये जान सकें? तो इसके लिए भी प्रश्न का उत्तर है, इस उच्चता और हीनता की कसौटी है चुनाव। हम चुनाव कैसे करते हैं? जिस देश के नागरिक ये समझते हैं कि चुनाव में किसे अपना मत देना चाहिए और किसे नहीं, वह देश उच्च है, और जहां के नागरिक गलत लोगों को, उत्तेजक नारों या व्यक्तियों के गलत प्रभाव में आकर मत देते हैं, वह हीन है। कि अगर हम सही से नेता का चुनाव करते हैं जो हमारे देश का भला करेगा, तो हमारे विचार उच्च हैं, हम उच्च नागरिक हैं। और अगर हम केवल पैसों के लालच में आ जाते हैं, उनके नारों के प्रभाव में आ जाते हैं और गलत व्यक्ति को चुन लेते हैं, तो हम हीन है, नीचे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा यानी हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि जब भी कोई चुनाव हो, ठीक मनुष्य को अपना मत दें, और मेरा अधिकार है कि मेरा मत लिए बिना कोई भी आदमी, चाहे वह संसार के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष ही क्यों ना हो, किसी अधिकार की कुर्सी पर न बैठ सके। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम सही नागरिक को चुने, मतदान ठीक प्रकार से मत करें कि सही व्यक्ति ही का चुनाव, और हम गलत व्यक्ति को, चाहे वो संसार में कितने भी उच्च स्थान पर हो, लेकिन हम हमारे अधिकार के बिना उसको कुर्सी ना मिले, मतलब हम अपनी वोट जरूर दें और सही व्यक्ति को दें, हमारा कर्तव्य है। अब हम लेखक का परिचय जानेंगे। हिंदी साहित्य के समर्थ निबंधकार तथा संस्मरण लेखक कन्हैया लाल मिश्र। प्रभाकर का जन्म 29 मई 1906 को सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं: जिंदगी मुस्कुराई, आकाश के तारे, धरती के फूल, बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए,
कारवा आगे बढ़े, जिंदगी लहलाई माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे। उन्होंने नया जीवन ज्ञानोदय विकास पत्रिका का संपादन भी किया। उनकी मृत्यु 1995 ईस्वी में हुई थी। तो हमने बच्चों बहुत ही सुंदर तरीके से पाठ को समझा, पढ़ा और अपने कर्तव्यों को भी जाना। साथ ही साथ हमने लेखक का परिचय भी जान लिया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ करेंगे। पहला है अपूर्णता, कमी, अपील, याचिका, बवंडर, आंधी तूफान, तेजस्विता, तेजस्वी होने का गुण, ठसक, अभिमान, कसक, पीड़ा, झक जोड़ना, झटका देना, दाद देने वाले, प्रशंसा करने वाले, लांछित, अपमानित, फीसदी, प्रतिशत, सेक्रेटरी, सचिव, टुकड़े, टुकड़े होना, अलग अलग होना। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, लिखित प्रश्न में से सही उत्तर वाले गोली को रंगे। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। दरार कहां पड़ गई दीवार में, रिश्तों में, आनंद की दीवार में। तो आनंद की दीवार में। भूकंप कहां उठा था, मानस में, जापान में, अमेरिका में। तो यहाँ पर मानस में। संत रामतीर्थ का भोजन क्या था, चावल, फल, दही। तो फल। स्वामी जी किसका उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए, लेखक का, भारतीय का, जापानी युवक का। तो जापानी युवक का आ जाएगा यहाँ पर। हमारे देश को किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, शक्ति बोध, सौंदर्य बोध, दोनों। तो दोनों की जरूरत है। अब अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो करते हैं उचित शब्दों के द्वारा। मेरी मनुष्यता, मनुष्यता में अब कोई अपूर्णता नहीं रही। एक क्या आ जाएगा, एक तेजस्वी पुरुष का अनुभव ही वह भूकंप था। जीवन को दर्शन शास्त्रियों ने बहुमुखी बनाया नहीं, बताया है। यहाँ पर आ जाएगा बताया है। इसमें तुम्हारे हृदय का शुद्ध शुद्ध प्यार है। देश के सौंदर्य बोध को भयंकर आघात, आघात मतलब चोट लग रहा है। वाक्य पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। करते हैं। एक दिन घर की दीवार में दरार पड़ गई। गलत। स्वर्गीय लाला लाजपत राय तेजस्वी पुरुष थे। बिल्कुल सही। स्वामी रामतीर्थ एक बार नेपाल गए, नहीं जापान गए थे। दूसरे देश के निवासी विद्यार्थी को जेल में दिया गया। गलत। खाट को भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कोठी पर पहुंचा दिया गया। बिल्कुल सही। बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि अगर कोई देश का नागरिक है तो उसकी क्या कर्तव्य होते हैं, किस प्रकार से हम देश से जब आशा करते हैं तो हमें भी देश के लिए कुछ करना होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।